हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं जगदीश। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित विषय का पहला पाठ, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 9वीं में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे जो अगली संख्या हमारे पास है वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं में जो हमारा पहला टॉपिक है वो दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो हमारे पास पहली प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली हमारे पास है 1.1। इसमें जो हमको सवाल दिए गए हैं वो दिए गए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, हम समझते हैं इन दोनों को। पहले हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो हम इसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ लिखा मैंने ए बराबरी पर बी गुणा क्यू जमा आर। यहां एक और कंडीशन होती है जहां जो आर होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। ये आर के मान यहां पर हो सकते हैं। अब ये जो समीकरण है यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हमारे लिए नया नहीं है। पिछली कक्षाओं में हमने भाग देना सीखा था, उसी भाग से ये समीकरण बना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम देखते हैं कि ये समीकरण कैसा है। हम एक उदाहरण लेते हैं। यहां लिया मैंने 19 में हम भाग देते हैं 3 से। भाग देना हम सभी जानते हैं। भाग किया यहां मैंने, ये जाएगा 6 बार, 3 छन 18। इसको हम हल करेंगे, यहां आएगा हमारे पास 1। अब जो हमने भाग दिया है हमको चेक करना है कि जो हमने भाग दिया है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है चेक करने के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। तो यहाँ हम तो देखते हैं जो नीचे हमारे पास बचा है 1, यही हमारा बनता है शेषफल। ये जो हमारे पास है ये है भागफल, जिसमें हमने भाग दिया है ये है हमारा भाज्य, और जिससे हमने भाग दिया है जो हमारे पास 3 है हमारे पास भाजक। हमको चेक करना है कि 19 में हमने 3 से भाग दिया है तो ये हमारा भाग जो शेषफल 1 बचा है, भागफल 6 आया है, वो सही है कि नहीं। चेक करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे सूत्र हमारे पास होता है जो हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। ये है भाज्य, भाज्य बराबर यहाँ होता है भाजक। भाजक हमारे पास है 3, यहाँ हम लिख देंगे 3 गुणा यहाँ होता है फिर भागफल, भागफल हमारे पास है 6, यहाँ हम लिख देंगे 6 जमा शेषफल, शेषफल हमारे पास है 1, ये लिख दिया हमने 1। इसको थोड़ा सा हम और सरल करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर 19 बराबर 3 छंग 18 जमा 1, और आगे सरल करते हैं 19 बराबर 18 और 1 19 बराबर 19। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने भाग दिया है वो सही है। अब ये जो हमारे पास स्टेप थी, जो हमारे पास ये भाज्य था, ये भाजक था, ये भागफल था और ये हमारे पास शेषफल है। अगर इसी को अपन नाम दे दें, 19 को मैंने नाम दे दिया A जो हमारा भाज्य है, 3 जो हमारा भाजक था उसको नाम दे दे B, गुणा जो 6 है जो हमारे पास भागफल था उसको हम नाम दे दे Q, जमा 1 जो हमारे पास शेषफल था उसको नाम दे दें हम R। थोड़ा
इसको और सही तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा a बराबर बी क्यू जमा आर। तो यही बन जाता है हमारा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो कोई बहुत आसान बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हम साधारण भाग लगाते हैं उसी जो उसका सूत्र होता है चेक करने के लिए, वही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इसमें आगे एक कंडीशन दी थी कि जो r है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ हमने भाग दिया है 3 से, तो जो आपका शेषफल है वो हमेशा 3 से छोटा मिलेगा। वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं मिलेगा। 3 से छोटा जो कितना भी हो सकता है, ये संभव मान इसके यहाँ पर हो सकते हैं 2, 1, 0। मान लो हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल हमको मिल सकता है 3, 2, 1, 0। ये हो गया हमारा r जो कि हमारे पास है शेषफल। ये तो बात हुई यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। इसके बाद इसमें जो हमारे पास पहली प्रश्न वाले जो सवाल दिए गए हैं वो दिए गए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि इस प्रमेय से हम जो सवाल को हल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, यही होता है हमारा एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम के ऊपर जो सवाल है, तो सवाल जो दिए गए हैं हमारे पास वो दिए गए हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो पहली प्रश्न वाले जो सवाल दिए गए हैं उसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके पहले सवाल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। यहां हम एचसीएफ ज्ञात करना चाहते हैं। दो संख्याएं मैंने ले ली यहां पर 9 और 12। अब 9 और 12 का एचसीएफ क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं ये हम देखते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम बनाते हैं 9 और 12 के गुणनखंड। तो 9 के गुणनखंड हम बनाएंगे तो 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 गुना 3। 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3। 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 हो जाएगा 12। अब एचसीएफ ज्ञात करने का हमारे पास नियम है। जो हमको एचसीएफ ज्ञात करना तो ज्ञात करना है 9 का और 12 का। तो हम 9 के गुणनखंड और 12 के गुणनखंड में ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन गुणनखंड कौन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ हम देखते हैं तो हमको मिलता है 3 गुणनखंड ऐसा है जो 9 में भी है और 12 में भी है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा एचसीएफ है वो हो जाएगा 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिलेगा 3। तो यही गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो हम पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं इस एल्गोरिथम के द्वारा। पहला सवाल जो है हमको एचसीएफ ज्ञात करना है 135 और 225 का। सबसे पहले मैं आपको एक बात है बता दूं कि इसमें हमारा आंसर कब मिलेगा हमको, जब हम भाग लगाएंगे और हमारा शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही कहलाएगा हमारा एचसीएफ। इसको हम सवाल करते हैं और समझते हैं आगे कि किस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। दूसरी बात यहाँ हमको ये देखना है कि जिन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं उसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो 225 बड़ा है 135 से। तो जो बड़ी संख्या है वो बनेगा हमारा भाज्य, जो छोटी संख्या है वो बनेगा हमारा भाजक। और इसमें हर स्टेप में हमको ये नियम लगाना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जैसे ही हमारा शेषफल 0 हो जाएगा हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसको हम समझते हैं आगे। पहली स्टेप जब हम हल करेंगे यहाँ पर ये रहेगा हमारा 225, a का मान 225, जो बड़ी संख्या रहेगी वो a बनेगा,
छोटी संख्या हमारा बनेगा बी 135। और समझते हैं भाग देंगे 225 से हम भाग देंगे, तो 225 में हम भाग देंगे 135 से। 135 की हमको टेबल पढ़ना है कि 225 से ऊपर नहीं जाए। अगर हम 135 की टेबल पढ़ते हैं 2 बार तो ये 225 ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी टेबल हम पढ़ेंगे केवल एक बार, जिसमें हमको यहां मिलेगा 135। इसको हल करेंगे, 5 में से 5 गया 0 बचेगा। इसको हम बनाएंगे 12, 12 में से जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9। ये हो गया था 1 में से 1 गया तो ये बन जाएगा 0। अब पहली स्टेप जो हमने हल करी है, हमारे पास एक भागफल आया है, ये शेषफल आया है। हम ये चेक करना चाहते हैं यहाँ पर जो हमने भाग दिया है वो सही है कि नहीं। तो हमारे पास वही तरीका है फिर से, भाज्य बराबर भाजक, ये भाजक गुणित भागफल जो हमारे पास 1 है प्लस शेषफल, ये हमारे पास है 90। तो 135 गुणा 1 135 जमा 90, अगर इसको हल करते हैं तो हमको 225 मिल जाता है। अगर मान लो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता, शेषफल 0 हो जाता, तो जो हमारा भाजक 135 था वही हमारा HCF हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये हो गई हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, अब हमने क्या किया था कि 135 से 225 में हमने भाग दिया था और हमको शेषफल 0 नहीं मिला, तो जिससे हमने भाग दिया था उसमें हम फिर से शेषफल से भाग देंगे। शेषफल हमारे पास 90 है, शेषफल से भाग दिया 135 में। 90 की टेबल हम अगर 2 बार पढ़ते हैं तो यह आता है 180, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 90 की टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 90 ही। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 5। इसको बनाएंगे 13, 13 में से 9 गया, ये बन जाएगा 45 और ये आएगा यहाँ पर 0। अब फिर से हमारा वही तरीका कि अब जो हमने भाग दिया है वो इतना भाग दिया है। पहले हमने ये भाग दिया था, इसको हमने ऐसे चेक किया। अब हमने ये भाग दिया है तो इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। अब की बार हमारे पास ये भाज्य है, तो दूसरी स्टेप में हमारे पास जो भाज्य है वो 135 है। भाजक हमारे पास 90 है, गुणा भागफल यहाँ पर फिर से हमारे पास 1 है, और शेषफल हमारे पास है 45। फिर हमने देखा यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हुआ। अगर 0 नहीं हुआ तो हमको हमारा उत्तर नहीं मिला है। अगर ये शेषफल 0 हो जाता तो हमको हमारा उत्तर 90 मिल जाता, 90 HCF होता अगर ये 0 मिलता तो, लेकिन ये 0 हमको नहीं मिला है। फिर हम देखते हैं कि हमने 90 से भाग दिया 135 में, हमको शेषफल 0 नहीं मिला, तो अब हम 90 में भाग देंगे 45 से। वही तरीका अपना रहा हूं मैं वहां 225 में भाग दिया 135 से, शेषफल 0 नहीं मिला, तो जिससे भाग दिया था उसमें भाग देंगे शेषफल से। फिर हमने शेषफल से भाग दिया, हमको फिर शेषफल 0 नहीं मिला, तो अब जिससे हमने भाग दिया था उसमें भाग देंगे हम फिर से। जो नया शेषफल प्राप्त हुआ है 45, 45 की टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो 45 गुना 90, ये जाएगा 2 बार। इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 0। अब फिर से इसको चेक करेंगे कि 90 में हमने 45 से भाग दिया है, शेषफल 0 मिला है, भागफल 2 मिला है, तो हमारा चेक करने का वही तरीका होगा। फिर से हमने 90 में भाग दिया तो 90 हमारा बन जाएगा भाज्य। हमने भाग दिया 45 से, 45 बनेगा हमारा भाजक, गुणा भागफल, भागफल है 2, और शेषफल हमारे पास यहाँ आ चुका है 0। जैसे ही हमारा शेषफल 0 आता है तो जो हमारा अंतिम भाजक था, अंतिम भाजक 45 था, तो हमारे पास 135 और 225 का जो HCF है वो 45 होगा। अतः HCF जो हम निकालना चाह रहे थे 135 और 225 का, ये हमको मिला है 45। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
ही आसान प्रक्रिया थी। आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाना है और उसको चेक करना है इस प्रमेय के द्वारा। और ये प्रमेय बहुत आसान प्रमेय है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये चेक करते रहना है। जैसे ही हमारा शेषफल शून्य हो जाता है तो जो हमारा अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक हमारे पास यहाँ पर 45 था, जिसने हमको शेषफल 0 दिया, तो वही हमारा अंतिम भाजक बन जाएगा हमारा HCF। यही हमारा उत्तर होगा। तो ये पहला सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद हम करते हैं अगला सवाल, तो और समझ में आएगा हमको आगे। अगला सवाल जो हम करेंगे, यहां HCF ज्ञात करना है 196 का और 38,220 का हमको HCF ज्ञात करना है। वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हम पहले हल कर रहे थे। यहां पर भी हमको वही देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास बड़ी संख्या है वो है 38,220, बड़ा है 196 से, मतलब हमको 38,220 में भाग लगाना है 196 से। पहली स्टेप हल करते हैं। 38,220 में हम भाग लगाते हैं 196 से। यहाँ अगर 3 अंक देखते हैं, 2 अंक देखते हैं तो छोटा हो जाएगा, 3 अंक देखते हैं तो 382। यहाँ हमारे पास 196 की टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसकी टेबल हम एक बार पढ़ते हैं। एक बार हमने टेबल पढ़ी, यहाँ आएगा 196, इसको हम सरल करेंगे, 12 बनाएंगे इसको। 12 में से 6 गया, यहाँ बचेगा 6, ये हो गया 17, 17 में से जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया, तो ये बचेगा यहाँ पर 1। उसके बाद हम ऊपर से एक अंक, अभी 186 छोटा है, हम एक अंक ऊपर से और ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1862। अब 1862 यहाँ 196, अगर हम 10 बार इसको हल करके देखते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाता है 1960, जो लगभग इसके बराबर है। तो हम इसको 9 बार चेक कर लेते हैं। 9 बार चेक करेंगे, 9 छंग 54 का यहाँ आएगा 4, बचेगा 5, 9 9 81, 81 और 5 ये हो जाएगा 86, यहाँ बचेगा फिर से 8, 9 कम 9, 9 और 8 ये हो जाएगा हमारे पास 17, 1764, जो कि ठीक है। 1764 9 बार में हमको मिला है। फिर इसको सरल करेंगे, इसको बनाएंगे 12, 12 में से गया 4, यहाँ बचेगा 8, ये हो गया 15, 15 में से गया 6, ये बचेगा 9, ये हो गया था 7, 7 में से गया 7 तो 0, 1 में से 1 गया तो भी यहाँ पर 0। अभी हमारे पास ऊपर एक अंक और है जो कि 0 है हमारे पास, 0 लेंगे हम तो ये बनेगा 980। अब 980 और 196 इसको हम चेक करते हैं, हम भाग लगाते हैं, लगभग 4 से चेक करते हैं हम। 6 चौक 24 का 4, यहाँ बचेगा 2, हो जाएगा 9 चौक 36 और 2 38, यहाँ बचेगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, 784। ज्यादा छोटा दिख रहा है, हम एक और चेक कर लेते हैं। 5 से हम चेक कर लेते हैं तो 5 30 का 0, बचेगा 3, 5 की 45 और 3 ये हो जाएगा 48, बचेगा 4, 5 एकम 5 और ये 4, 5 और 4 ये बनेगा आपका 980 मिला है हमको 5 बार में। ये पूरा 0 हो जाएगा।
0 माइनस 0, 8 में से 8 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो पूरा 0 हो चुका है। यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। तो हमने भाग दिया था 196 से। जो पहला हमारा भाजक था उसी ने हमको शेषफल 0 दे दिया। तो जो हमारा पहला भाजक है वही हमारा उत्तर बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं इस विधि से। हमारे पास जो भाज्य था वो था 38,220। ये भाज्य हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है भाजक b है। b हमारे पास 196 गुणा q जो हमारे पास भागफल है ये है हमारे पास 195 प्लस r हमारे पास शेषफल हमारे पास है 0। शेषफल 0 है मतलब जो हमारा भाजक 196 यही हमारा HCF बनेगा। इसको हम लिख लेते हैं। और HCF जो हम निकाल रहे थे 196 और 38,220 का, ये हमको प्राप्त हुआ है 196। बहुत ही आसान सवाल था। भाग देने पर हम अपना उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे शेषफल 0 आता है हमको हमारा उत्तर मिल जाता है। अब इसी प्रश्न वाले में पहले का एक और सवाल है 867 और 225। इसको हल करना यूनिट विभाजन विधि से। इसको आप स्वयं करें, आसानी से कर सकते हैं। 867 बड़ा है, 225 छोटा है, तो हमको भाग लगाना है 867 को 225 से। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसी विधि से आपको इसको हल करना है। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास है, दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 2, 6q धन 3 के रूप का हो सकता है। ये हमको जांच करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 2, 6q धन 3 के प्रकार का हो सकता है। तो इसको भी हम हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये हम जानते हैं अच्छे से। a बराबर bq धन r, जहां हम लिखते हैं जो r है वो 0 से बड़ा है या बराबर है लेकिन b से छोटा है। इसको हम समझते हैं आगे। अब हमको चेक करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक हम मान लेते हैं कि जो a है ये हमारे पास एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो हम यह मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक हमने मान लिया कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर, अब जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का और जो हमको जांच करना है जिन संख्याओं की वो हम चेक करते हैं एक बार। तो हमारे पास a बराबर bq प्लस r, और यहां देखते हैं हम तो 6q धन 1। यहां हमारे पास अगर तुलना की जाए इस समीकरण से, इसको हमने मान लिया a बराबर, तो हमको मिलेगा जो b है वो मान हमको 6 मिल जाएगा। q अभी हम q रहने देते हैं, प्लस जो r है वो भी हम r ही रखते हैं। तो यहां हमको एक मान मिल चुका है 6q धन r। अब यहां आगे और देखते हैं, जहां 0 छोटा है या बराबर है r से,
और b, b का मतलब यहाँ पर हुआ है 6। तो b का मान हमको यहाँ मिल चुका है। अब हम यहाँ पर ये जांच करेंगे कि जो r है वो r क्या हो सकता है। तो r के जो संभव मान है यहाँ r के संभव मान, r के संभव मान कैसे चेक करेंगे। यहाँ हमको एक कंडीशन दिख रही है कि जो r के जो मान है वो 0 से बड़े हो सकते हैं और 0 से छोटे हो सकते हैं। 0 से बड़े और 0 के बराबर लेकिन 6 से छोटे। और यहाँ हमको दिया गया धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको संख्या देखना है। यहाँ पर ये हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये r के संभव मान जो कि इस कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। 0 के बराबर 0 आ चुका है, 0 से बड़े लेकिन 6 से छोटे, तो ये मान 0 से बड़े, 5 तक हमने लिया है जो कि 0 से छोटा है। तो ये हमको मान मिलते हैं r के। अब जो हमने समीकरण बनाया है a बराबर 6q धन r, इस समीकरण में हम सभी मान को रखकर देखते हैं कि क्या मान हमको प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे r बराबर 0। यदि r बराबर 0 लिया जाए तो समीकरण 1 से इसको हम चाहें तो समीकरण 1 दे दे। यहां हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से यदि r बराबर 0 तो समीकरण 1 से हमको मिलेगा a बराबर 6q धन r। अभी r हमने 0 रखा है, ये r का मान 0। इसको आगे और हल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 6q। इसी प्रकार हम r के जितने भी संभव मान थे सभी को रखकर चेक करेंगे। दूसरा हम हल करते हैं, यदि r बराबर 1 तो फिर समीकरण 1 से हम देखते हैं r बराबर 1 हो चुका है, इसमें बाकी कोई मान चेंज नहीं होगा। 6q धन 1 हो जाएगा। फिर हम हल करेंगे r बराबर 2 लिया हमने तो हमको मिलेंगे a बराबर 6q धन 2। फिर हमको चेक करना है r बराबर 3, तो यहां हम देखते हैं a बराबर हमको मिल जाएगा 6q धन 3। आपको सभी मान r की जगह रखना है। 6q धन 0 रखा पहले आपने, फिर 6q धन 1, फिर 6q धन 2, 6q धन 3। हमारे पास दो मान और बचे हैं 4 और 5। यदि r बराबर हम लेते हैं 4 तो a बराबर हमको मिलता है 6q धन 4। एक अंतिम मान हमारे पास और है, यदि r बराबर 5 तो हमको ये मान मिल जाता है 6q धन 5। ये r के सभी संभव मान हमने रख कर देख लिए समीकरण 1 में, जहां पर r था तो हमको मान प्राप्त हुए हैं। a बराबर पहला मान मिला है 6q, दूसरा मान मिला है a बराबर 6q धन 1, तीसरा मान मिला है a बराबर 6q धन 2, फिर मिला है a बराबर 6q धन 3, a बराबर 6q धन 4, a बराबर 6q धन 5। फिर से हम अपने प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न हमसे ये कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6q धन 1, 6q धन, यहां पर
सवाल यहाँ पर आएगा 6q3 6q5। ये सवाल है 6q1 6q3 6q5। क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1 6q3 6q5 के प्रकार का हो सकता है? तो यहाँ आप देखते हैं जो हमको उत्तर प्राप्त हुए हैं अलग अलग r के मान पर। पहला उत्तर प्राप्त हुआ है हमको r बराबर 0 पर 6q। q अगर कोई भी पूर्णांक हो, सम हो या विषम हो, लेकिन 6 यहाँ पर सम है, अगर उसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा मान सम प्राप्त होगा जो कि 2 से विभाजित होगा। तो ये हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। अगला हम मान चेक करते हैं a बराबर 6q1। ये हमारे पास सम संख्या है और सम में अगर अपन विषम अंक जोड़ते हैं तो हमको पूरा विषम प्राप्त होता है। तो ये हमारा विषम मान हो जाएगा r बराबर 1 के लिए, और एक विषम पूर्णांक है। r बराबर 2 पर चेक करते हैं तो a बराबर 6q2, ये पूरा मान सम है, ये 2 भी सम है, सम प्लस सम का उत्तर सम होता है। ये मान भी 2 से विभाज्य होगा जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, ये धनात्मक सम पूर्णांक होगा। r बराबर 3 पर हम चेक करते हैं तो ये पूरा मान सम है, सम प्लस 3 विषम है, सम प्लस विषम, यहाँ पे हमारे पास उत्तर विषम आएगा जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार 4 को देखते हैं तो 4 सम है, ये भी सम है, ये पूरा मान फिर से सम हो चुका है जो 2 से विभाज्य होगा, ये भी विषम पूर्णांक नहीं होगा। अब हमारे पास r बराबर 5 विषम है, ये सम है, ये पूरा मान हो जाएगा हमारा विषम। सम प्लस विषम हमको उत्तर मिलेगा यहाँ पर विषम, तो ये भी हमारे पास विषम पूर्णांक होगा। तो हमको जो r बराबर 1 3 5, ये 1 3 5 विषम पूर्णांक है। हमारा प्रश्न यही था कि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए मान 6q1 6q3 6q5 के प्रकार का हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि r बराबर 1 पर हमको प्राप्त हुआ है 6q1, r बराबर 3 पर प्राप्त हुआ है 6q3, और r बराबर 5 पर प्राप्त हुआ है 6q5, जो कि बहुत ही आसान सवाल था। इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। मैं फिर से इसको दोहरा दूं एक बार कि इसमें आपको यूक्लिड प्रमेय में केवल b पहचानना है। अगर b आपने पहचान दिया आसानी से, उसके बाद आप r इस कंडीशन से निकाल सकते हो, और जो r के मान हमको प्राप्त होते हैं वो ही हमको इस समीकरण में रख रख के चेक करना है, जिससे हमको हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर इसमें और कोई आपको समस्या हो, आज जितने भी हमने सवाल पढ़े हैं अभी तक, उसमें और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अगला सवाल और आता है। मैं अगला सवाल कराने से पहले आपको बता देता हूं कि जितने भी सवाल यहाँ पे आप देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, पीडीएफ लिंक, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से पीडीएफ लिंक पे क्लिक कीजिए तो सारे नोट्स वहां पर बनाए आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, और आप चाहो तो उस पीडीएफ की हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास आता है, इसका तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं? हमारे पास तीसरा सवाल है। यहाँ पे 2 मान हमको दिए गए हैं, एक 616 और एक हमको दिया गया है यहाँ पर 32। तो यहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ी है
कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। हमारे पास जवानों की एक टुकड़ी है जिसमें कुल मान दिए 616 और जो उसमें स्तंभ दिए गए हैं वो दिए गए 32 स्तंभ। अब सवाल हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब हमको 32 स्तंभ और 616 सैन्य टुकड़ी में से अधिकतम मान निकालना है। तो सीधी सी बात है, अधिकतम मान निकालना है मतलब हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको यहाँ पर भी HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए वही हमारी विधि, हम पहले चेक करेंगे कि इसमें से बड़ा कौन है। तो हमारे पास 616 बड़ा है 32 से, भाग लगाना है हमको हमारा यूक्लिड प्रमेय A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन B से छोटा है। पहले स्टेप हम हल करेंगे। हमने पहले भी देखा है जो बड़ा मान है वो है हमारे पास 616, उसमें हम भाग लगाएंगे 32 से। 32 यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक की बात करते थे, यहाँ पर 61 है। हम अगर 2 बार इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 64, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो 32 की टेबल हम एक बार पढ़ते हैं। 32 की टेबल हम एक बार पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास इसको हल करेंगे तो 11 में से 2 गया, यहाँ बचेगा आपका 9, ये हो जाएगा 5, इससे जाएगा 3, ये बचेगा 2, और फिर हमारे पास ऊपर से एक अंक और था जो हम लेंगे तो ये बनेगा हमारा 296। अब हम यहाँ पे और आगे इसको हल करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कि ये कितनी बार आ जाएगा। तो आगे हम चेक करते हैं इसको, 10 बार पढ़ते हैं इस टेबल को तो आता है 320 और ये है 296, लगभग पास में है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं 9 बार से। 32 में 9 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बचेगा 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288। ये हमने टेबल पढ़ी 9 बार। इसको हम हल करेंगे, ये बचेगा यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा हमारे पास 8, ये हो गया था 8, 8 में से 8 0, ये भी 0। अब पहली बार हमने भाग दिया, अब इस भागफल की हम जांच करते हैं तो हमारे पास वही तरीका है। यहाँ रहेगा 616 A की जगह बराबर B हमारा भाजक जो था वो है 32 गुना Q हमारे पास यहाँ पे रहेगा भागफल जो है 19 प्लस शेषफल हमारे पास है 8। अभी हमारा उत्तर हमको प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि हमको शेषफल 0 नहीं मिला है। अब शेषफल 0 नहीं मिला है तो जो हमारा भाजक था वो था हमारे पास 32 में हम शेषफल से भाग लगाएंगे। तो यहाँ भाग आगे देखते हैं, हम 8 की टेबल पढ़ते हैं 4 बार, तो ये आएगा 32, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको फिर से हम चेक करते हैं, ये हमारी दूसरी स्टेप बनेगी। अब की बार हमने भाग दिया है 32 में 8 से, 32 से भाग दिया है, 32 यहाँ आएगा। भाजक हमारे पास है 8, भागफल हमको प्राप्त हुआ है 4 प्लस शेषफल यहाँ हमको मिला है 0। तो जब शेषफल हमको 0 मिल जाता है तो जो हमारा अंतिम भाजक है, यहाँ हमारे पास भाजक है 8, अंतिम भाजक 8, तो यही हमारा आंसर होगा। तो जो हमारा HCF निकला है, जो हमने मान लिए थे 616 और 32, उनका HCF आया है 8। तो जो 8 हमारा HCF आया है, यही हमारे अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी, जिसमें 616 वाली जो सैन्य टुकड़ी है वो मार्च कर सकती है। उन स्तंभों की संख्या होगी हमारे पास 8, यही हमारा उत्तर होगा। तो बहुत आसान सवाल था जिसको आसानी से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो हमारे पास है वो क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। हमको बताना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग किया जाए तो हमारे पास उत्तर ये प्राप्त होना चाहिए 3m या फिर 3m धन 1 के प्रकार का हमको रूप मिलना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है और ये भी हमको हल करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। इसको हम हल करते हैं। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम पहले मान लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि a हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम यहाँ पे लिख देंगे a बराबर BQ प्लस R, जहां जो R होता है वो 0 से बड़ा या बराबर किंतु B से छोटा होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम, और हमको जो सिद्ध करना है वो मान हमारे पास होना चाहिए 3m या 3m धन 1। अब इसको हल करने से पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं, अगर यहाँ मान लिया जाए कि इसके प्लस में 0 है और अगर ये दोनों नंबर को हम यहाँ से चेक करें तो हमको यहाँ पे मिल रहा है कि a बराबर BQ प्लस R, तो b की जगह हमारे पास 3 है, जो r है वो हमारे पास एक बार हमको 0 मिल रहा है और r हमको मिल रहा है यहाँ पर एक बार हमको 1। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको हमको हल करना है 0 के लिए और 1 के लिए। हम इसको 2 के लिए भी हल कर सकते हैं। 2 के लिए हम हल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो हमको b मिला है वो 3 है। अगर b 3 है तो इस कंडीशन से जो हमको r प्राप्त होंगे वो होगा 0, 1 और 2। तो हम इसमें हमको 0 और 1 के लिए तो हल करना ही है ताकि हमको ये रूप और ये रूप मिल जाए। हम चाहे तो इसको आगे 2 के लिए भी हल कर सकते हैं। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम देखते हैं, ये हमारे पास a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने देखा कि जो b है वो हमको मिल चुका है 3 और q अभी हमारे पास q रहेगा प्लस r हमारे पास 0, 1, 2 है। पहले हम इसको हल करते हैं 0 के लिए, तो 3q धन 0, इसको थोड़ा सा आगे और सरल करते हैं तो ये हमको मिल जाएगा a बराबर 3q। मैं फिर से बोल रहा हूं कि a हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है हमको, जो कि हमको प्रश्न में बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ये अभी हम हल कर रहे हैं 0 के लिए, यहाँ पे हम वर्ग करेंगे वर्ग करने पर। तो हम अगर वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a का वर्ग किया, इधर 3q का वर्ग किया, a का वर्ग हमको मिलेगा a वर्ग, ये हमको मिलेगा 3 का वर्ग हमको मिलता है 9, q का वर्ग हमको मिल जाएगा q वर्ग। थोड़ा सा इसको आगे और सरल करते हैं तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 कोष्टक 3q का वर्ग, क्योंकि 3 में 3 से गुणा करेंगे तो फिर से हमको 9 मिल जाएगा। ये पूरा मान हमको मिल जाएगा 9q का वर्ग। इसको और आगे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर q भी एक पूर्णांक संख्या है, उसका वर्ग भी पूर्णांक होगा, 3 भी एक पूर्णांक है, ये पूरा एक मान पूर्णांक हुआ। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 3m। अभी जो हम देख रहे थे ये जो रूप था वो 3m के प्रकार का नहीं है,
अब ये जो मान था 3q का वर्ग, इसको हमने नाम दे दिया m। तो हमको साइड बताना पड़ेगा इसको कि जो हमने लिखा है m बराबर 3q का वर्ग वो है m, और यहाँ पर m भी कोई पूर्णांक है जो हमको सवाल में दिया गया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3q का वर्ग की जगह हम लिख सकते हैं m। तो जो हमको पहला मान प्राप्त होगा वो होगा a बराबर 3m, और यहाँ पे जो चल रहा है वो चल रहा है a का वर्ग। तो हमारी पहली कंडीशन सिद्ध हुई कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के प्रकार का होता है। तो हमने माना था धनात्मक पूर्णांक a है, उसका हमने वर्ग किया, वर्ग करने पर जो उसका रूप मिला है वो मिला है 3m के प्रकार का। ये तो बात हुई r बराबर 0 के लिए। अब आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं r बराबर 0, अभी हल किया था हमने, अब हम लेते हैं r बराबर 1। जब r बराबर 1 लेंगे तो इसी को मैं आगे हल करता हूं। अब a बराबर 3q, अब r हम 1 ले रहे हैं। अब इसका वर्ग करके देखते हैं तो ये हमको प्राप्त होना चाहिए 3m धन 1 के रूप का होना चाहिए। यहां वर्ग करेंगे, फिर से हम वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा a का वर्ग, इधर 3q धन 1 का वर्ग, इसको आगे और हल करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3q धन 1 का वर्ग, तो इस वर्ग को हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। वो सूत्र है हमारे पास a धन b का वर्ग, जो होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। अगर हम सूत्र से इसका मिलान करें तो जहां a है वहां हमारे पास पूरा है 3q, ये हमारा a हो जाएगा, धन जहां b है वहां हमारे पास हो जाएगा 1। तो ये सूत्र हमारा बन जाएगा a धन b का वर्ग। इधर हम देखते हैं तो a का वर्ग ये बन जाएगा a वर्ग। अब a वर्ग तो a की जगह हमने माना है 3q, तो सूत्र के हिसाब से यह हो जाएगा 3q का वर्ग धन 2ab, 2 सूत्र में ही है, ये हमको लेना पड़ेगा, गुना a। तो a हमने फिर से यहाँ माना था 3q, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3q गुना b, b की जगह हमने लिया है 1, यहाँ हम लिखेंगे 1 धन b का वर्ग, तो b की जगह हमारे पास फिर से 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ 1 का वर्ग। इसको आगे और सरल करेंगे, 3 का वर्ग ये बनेगा 9, q का वर्ग q वर्ग हो जाएगा। इस पूरे को हल किया जाएगा, 2 गुना 3 ये हो जाएगा 6, साथ में q है तो 6q गुना 1, तो ये पूरा आएगा हमारे पास 6q। 1 का वर्ग 1 ही मिलेगा। फिर आगे हल करेंगे इसको। अब यहाँ हम देखते हैं तो इसमें हमको 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है, 3 कॉमन है, 3 6 के अंदर भी है, 3 9 के अंदर भी है। तो यहाँ से हमको ये मान कॉमन मिल जाएगा, तो हम यहाँ इसको कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आएगा 9 में से, यहाँ बचेगा हमारे पास 3, q वर्ग कॉमन नहीं लिया मैंने और नहीं q कॉमन लिया है, यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा 2 q और धन 1। अब हमको जो अगला रूप लेके आना था वो लेके आना 3m धन 1। तो हम देखते हैं यदि हमको 3 मिल चुका है, 1 मिल चुका है, यहां हमारे पास होना चाहिए m। हम लिख देते हैं इस पूरे मान को m, ये पूरा मान हो चुका है m धन 1 हमारे पास पहले से ही था। हमको बताना पड़ेगा कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिख देते हैं चूंकि m बराबर 3q का वर्ग धन 2q, इसकी जगह हमने नाम दिया है m।
क्योंकि ये भी एक पूर्णांक था। इस पूरे पूर्णांक को नया नाम दे दिया है हमने m, तो ये हो जाएगा 3m धन 1। तो हमने माना था धनात्मक पूर्णांक a, पहले r का मान 0 रखा तो हमको उत्तर प्राप्त हुआ था 3m, फिर हमने r बराबर 1 रखा तो हमको उत्तर प्राप्त हुआ है यहाँ पे 3m धन 1। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाएगा तो वो 3m या 3m धन 1 के रूप का होगा। बहुत ही आसान सवाल था और यही हमारा यहाँ पे उत्तर रहेगा। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ये हमारे प्रश्नवाली के 4 सवाल यहाँ पे समाप्त हो गए हैं, जो कि आसानी से आप हल कर सकते हो। इसको और आप वीडियो को देखें, समझें और फिर खुद आप हल करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।